नमस्कार, प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना भर्ती के नए मॉडल अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। तीनों सेनाओं से जुड़ी यह योजना लॉन्च होने के बाद से विवादों में घिरी है। रविवार को रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि यह स्कीम किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। ऐसे में अब अग्निपथ भर्ती योजना 2022 का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अग्निपथ योजना का विरोध थमता नहीं दिख रहा है और देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये भर्ती प्रोग्राम है क्या है इसकी खास बातें और किस तरह ये आर्म फोर्सेस में बदलाव लाएगा। चलिए जानने के लिए आज बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बलबीर सिंह संधू से, जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल में। सर, इससे पहले कि मैं आपसे इस योजना के बारे में, जो भर्ती योजना है, इसके बारे में जानूं, सबसे पहले आपसे थोड़ा हम बैकग्राउंड जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भारतीय सेना में इतने बड़े स्तर पर राज्य की सेवा की है और आप इनसाइड आउट पूरा आर्म फोर्सेस के बारे में सब जानते हैं। आप एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं। तो आप अपनी यात्रा के बारे में अगर आप हमें ब्रीफली बताएं। मैं एक साधारण गांव में शुरू में पढ़ा था और वहीं पैदा हुए थे। उसके बाद हम तब सैनिक स्कूल जो होते थे, बहुत आर्मी में जाने के लिए एक बहुत अहम रास्ता होता था। तो हमने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम किया, जहाँ पे हमारी तमन्ना सिर्फ एक ही थी कि एनडीए में जाएं। कोई ऑफिसर बनने की नहीं सोचते थे, हम एनडीए कैडेट बनने की तमन्ना रखते थे। तो वहां से एनडीए चले गए, एनडीए में खेल कूद किया, एनडीए में थोड़ी सी पढ़ाई भी की। तो उसके बाद हम तो यहाँ तक के सोचा कि एएससी आर्मी सर्विस कोर में चलते हैं, यहाँ पोलो बहुत अच्छी खेली जाती है, इनकी टीम है। तो हमने शुरुआत में एज ए यंग ऑफिसर यही सोचते हुए आर्मी सर्विस कोर में आ गए। फिर जैसे ही ये फौज की एक खासियत है, जैसे आप प्रोफेशन में ढल जाते हो, जैसे आपका प्रोफेशन के लिए एक पैशन हो जाता है, तो आप रास्ते में चलते जाते हो और आपको, अगर आप डिजर्विंग होगे मेरे हिसाब से, तो तरक्की एक साइड प्रोडक्ट है। तो एक आर्मी में सर्विस करना हम कहेंगे एक आर्मी वे ऑफ लाइफ है, ये एक नौकरी नहीं है। तो हम लोगों ने तो इस तरीके से फौज को लिया। उसमें तकरीबन 39 साल करने के बाद और फिर हम अभी 2017 में एज ए DGST में रिटायर हुआ था। उससे पहले मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी था कुछ देर के लिए इन माय हाईएस्ट रैंक। तो ये एक फौज की हमारी थी। लेकिन हमारे मन में एक चीज़ ये है कि कभी अगर दोबारा भी जिंदगी ये जीनी होगी, अगर किसी ने चॉइस दी, तो यही रास्ता अपनाएंगे। एनडीए में जाएंगे, एनडीए के बाद फौज में रहेंगे और एक अच्छा फौजी जीवन जिसने इतनी एडवेंचर, इतनी एक्साइटमेंट दी है, वो दोबारा रहना चाहिए। सर, इससे पहले कि हम ये जानें जो नई स्कीम आई है, इससे क्या बदलाव आएंगे रिक्रूटमेंट में और प्रेरणा की, जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आर्मी में जाना, जिस तरह से बता रहे हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब। तो भारतीय सेना में आने का जो एक थ्रिल होता है, उसके बारे में बताइए। और आपको भारतीय सेना में आने की प्रेरणा कैसे मिली और सर्विस के दौरान आप अपने कुछ अगर अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सिर्फ प्रेरणा तो जैसे मैंने पहले बोला था कि खुशी की बात ये, हमारे समय में डिस्ट्रैक्शंस कम थी, चॉइसेस भी कम थी। तो हमने जल्दी ही सोच लिया, जैसे अब सैनिक स्कूल में वहाँ पे, जैसे वहाँ के काफ़ी जो पुराने स्कूल के बच्चे हैं वो एनडीए में जाते हैं, फिर वो छुट्टी में आते हैं। हमें लगता है यही खुदा घूम रहे हैं, क्योंकि हमें लगता था कि तमन्ना, जब आपकी एम्बिशन एक एनडीए में जाने की ही हो, तो एक एनडीए का जो कैडेट आपको आगे दिखता है, मिलता है, आपकी असेंबली में बात करता है, वो एक बहुत इंस्पिरेशन हो जाती है। तो इंस्पिरेशन, ये खुशी की बात है। मैं तो कहूँगा हम जैसे में काबिलियत ही यही थी और दिल से काबिलियत बनाई भी उसी डायरेक्शन में थी। तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी और इंस्पायर करने की। वो तो आग पहले ही, देयर वाज अ फायर इन द बेली, एक तमन्ना थी, एक बहुत बड़ी एम्बिशन थी कि एनडीए में जाएं। तो वो तो फैसला पहले ही हो गया था। बाकी
मैं आपको ये कहूंगा, खुशी की बात ये होगी कहने के लिए कि कई बार लोग थक जाते हैं। जब आप 16-17 साल की 15 साल की उम्र में, तब मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आदमी थक जाते हैं कि उसको मैं कहता हूँ फौजी भाषा में सिलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एम। सिलेक्ट करना तो एम आसान है, उसको मेंटेन करना उस एंथुसियाज्म से वो मुश्किल है। मैं कहूँगा अपने बारे में और मेरे काफी साथियों के बारे में, हम में से काफी लोग उस एंथुसियाज्म को एंड तक मेंटेन कर पाते हैं। शायद वही कारण होता है जो हमें रिवॉर्ड में दिया जाता है, प्रमोशन या किसी चक्कर में शायद, लेकिन वो सही में एक सेकेंडरी चीज थी। ये करेक्ट एंथुसियाज्म, अपने आप में एक ये भावना जगाना हर समय कि ये मेरी फौज है और इसको मैंने नौकरी करनी है और मेरे को फौज के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना, ताकि फौज देश के लिए जो एक ड्यूटी और जो देश का इसके ऊपर भरोसा है उसको बरकरार रखना जरूरी होता है। तो ये मेरी एक सोच थी। सर, जो हम नई स्कीम की अभी ये बात करेंगे, हम जब बात कर रहे हैं तो हम लोग रिटायरमेंट की जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडियन आर्म फोर्सेस इतने वर्षों तक आप देश की सेवा करके आप रिटायर्ड हुए हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं और उसके बारे में बताएं। देख, मैं 2017 में रिटायर हुआ था और एक मेरे मन में तमन्ना थी शायद कि मैं 9 to 7 5 डेज वाला काम नहीं करूंगा। तो मैंने पहले तो आर्मी के आखिरी 2 साल में पीएचडी के लिए मैंने अपने आप को एनलिस्ट किया था, एनरोल किया था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। तो दैट पीएचडी वाज अगेन बेस्ड ऑन जिस तरीके से मैंने नौकरी की थी। मैं 10 से 12 एक साल मेरा ख्याल मैं नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न कमांड में नौकरी कर चुका हूँ, जहाँ के मैं कहता हूँ, मजाक करता हूँ कई बारी कि मुझे नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी से आगे की गलियां ज्यादा जानकारी है पंजाब या दिल्ली की गलियों के बजाय। तो मैं लकी था, जब मैं कर्नल भी था तब भी मेरी यूनिट 5 सूबों में थी, मणिपुर, नागालैंड, साउथ असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मैं एज ए कर्नल भी कई बार हेलीकॉप्टर या इंडियन एयरलाइन से अपनी कंपनियों को विजिट करने जाता, जो कि बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। फिर मैं ब्रिगेडियर में भी वहां गया, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट में अरुणाचल में इन्फेंट्री के साथ पैदल घूमता था। तो एज ए रिजल्ट मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। तो मेरा पीएचडी की थीसिस थी पीस, सिक्योरिटी and economic development of Northeast India with reference to BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Economic and Technical Cooperation, जिसमें कि हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की आती है। तो इस पीएचडी को मैंने जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो अपनी थीसिस जमा करा दी थी। तो लास्ट ईयर मुझे ये पीएचडी का सक्सेसफुल कंप्लीशन मिला। तो एक तो ये था जिसके कारण लाइब्रेरी में जाना थोड़ा, दूसरा मेरे को शौक था कि मैं लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पे काफी लिखता रहता हूँ। तो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, कभी यूएसआई जर्नल में, यूएसआई में भी डिस्टिंग्विश फेलो हूँ, चेयर ऑफ एक्सीलेंस हूँ। तो सेमिनार में हिस्सा लेता हूँ और कभी कभी कोई मोटिवेशनल टॉक के लिए बोलता है तो मैं आई डिलीवर मोटिवेशनल टॉक्स ऑल्सो। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं गया था औरंगाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, उससे पहले जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उससे पहले इंडिया बुल्स, ऐसे चलता रहता है। तो आई कीप माय सेल्फ बिजी। फिर मैं इंडियन पोलो एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो थोड़ा सा काम उसमें आ जाता है। फिर दिल्ली गोल्फ क्लब की मैं मैनेजमेंट हूँ, जो कि काफी टाइम ले लेता है, क्योंकि हमारा फौजी आदत है जिस काम में पड़ जाते हैं उसको हम पूरा दिल तन मन लगा के ही करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ। मेरे पास पूरा मुझे अपना शेड्यूल रखना पड़ता है। मेरे पास कोई पीए नहीं है, लेकिन ये जो मेरा फोन है इसमें मेरा पूरा प्रोग्राम डाला होता है। आपसे पहले मैं एक और मीटिंग अटेंड कर रहा था, दिल्ली गोल्फ क्लब भी सुबह 1 करके आया था खुद जाकर के खेलने के बाद। फिर मैं घर आया, लंच के बाद दूसरा मीटिंग अटेंड किया, उसको फिर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आई हैव अनदर मीटिंग, तो इसमें आया। तो आई एम फुल्ली ऑक्यूपाइड एंड एंगेज्ड in things that I like. यानी रिटायर्ड होके भी आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं, definitely, and that's very very heartening to see.
which is very good. Retire नहीं, re-attired. So from OG uniform we wear this uniform. Yes. Yeah. सर, क्योंकि हम आगे चर्चा करेंगे आर्मी फोर्सेस के वो जज्बे के बारे में और किस तरह से जो गवर्नमेंट की नई रिक्रूटमेंट स्कीम है उससे किस तरह से मोरल इफेक्ट होगा, ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इससे पहले आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतने साल सेवा की है देश की आर्म फोर्स में, तो आपकी दृष्टि में इंडियन आर्म फोर्सेस क्या है? आप इंडियन आर्म फोर्स को कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे आप पहले कह चुके हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ, तो उसके बारे में आप डेफिनेटली बताइए कि किस तरह से ये आपके कहते हैं ना मेन इन ब्लू जो क्रिकेट खेलते हैं, दे ब्लीड ब्लू, तो आर्म फोर्सेस को किस तरह से आप डिफाइन? देखिए, हालांकि मैं आर्म फोर्सेस का ही हिस्सा था और हिस्सा हूँ, क्योंकि हम लोग तो जिंदगी भर के लिए फौजी ही रहते हैं। मुझे ये बहुत खुशी होती है कि इस देश में एक अंग जो है जिसके ऊपर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस है। शायद इंडिया एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस में इतनी मैच्योरिटी है आपके उनको एग्जैक्टली अपना रोल इन ए डेमोक्रेसी पता है हर लेवल पर। और इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो उनको ये भी पता है कि देश में जो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन है देश की, उनको हम कभी लेट डाउन नहीं कर सकते। और ये आप पूरा देश जानता है। बल्कि मैं कई बार बहुत लोगों से सुनता हूँ अब तो फौज को ही संभालना चाहिए काम, ये मैं ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि आर्मी एक ऐसी चीज है जिसको कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कम रहना चाहिए, लेकिन जब हथौड़ा मारने की जरूरत हो, जहाँ के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा देश और देश को ये एक्सपेक्टेशन हो, उसके लिए बनी है। और मुझे खुशी ये है कि आपने देखा होगा 65 वॉर, पाकिस्तान के बाद टैंक भी बेहतर थे, हवाई जहाज भी बेहतर थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने जीता। 71 वॉर इन एनी केस आपने देखा है कि कारगिल में कोई नहीं सोच सकता था कि जो इस तरीके से इंट्रूडर आ गए थे NH-1 अल्फा के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे कि इनको कितनी जल्दी में, कई बार सोचा था जब 2 साल लग जाएंगे इनको निकालने में। तो इंडियन आर्मी दुनिया भर में, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है, जहाँ के जो हथियार हैं वो तो हैं, अच्छे हैं या इससे और अच्छे होने चाहिए, लेकिन जो एक मैन बिहाइंड द मशीन है, जो कि कोहेसिवनेस है इंडियन आर्मी की, जो कि टीम स्पिरिट और रेजिमेंटेशन है, उसके बल पर ये जैसे कहते हैं ना 1 और 1 2 होते हैं और 1 और 1 11 हो जाते हैं। इंडियन आर्मी 1 और 1 11 के मुद्दे से रिजल्ट्स डिलीवर करती है। तो दैट इज व्हाट इज माय व्यू अबाउट इंडियन आर्मी। तो कभी भी अभी भी और कभी भी इंडियन आर्मी अपने रोल को बहुत जिम्मेवारी से निभाती है और ये समझती है इंडियन आर्मी के 1.4 बिलियन लोगों की क्या आशाएं हैं, और जो हर सैनिक है वो हर घर से आया होता है और वो उसके ऊपर पूरा होता है। तो सर, ये बैकग्राउंड जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या सोच है, क्या मेंटालिटी है, क्या जज्बा है इंडियन आर्म फोर्सेस का, लेकिन अभी जो देश की रक्षा और सशस्त्र बलों में जो युवाओं को शामिल करने की योजना के रूप में ये जो अग्निपथ भर्ती की अधिसूचना 2022 की तारीखें और आ चुकी हैं और अग्निवीरों के लिए पूरा शेड्यूल अब जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को इस योजना की खास बातें बताइए और आपको क्या लगता है कि इस योजना के लाभ क्या? देखिए, पहले तो जब हम रिटायर हो जाते हैं हमें हर चीज की डिसीजन मेकिंग की जानकारी नहीं होती जितना मीडिया के थ्रू या बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू हम सोच सकते हैं। तो मुझे ये पूरा भरोसा है, जहां आर्म्ड फोर्सेस तीनों चीफ आए थे, डिफेंस मिनिस्टर था, सरकार ने जो भी स्कीम सोची होगी उसको पूरा स्वॉट एनालिसिस किया होगा। लेकिन
इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत डिस्कशन हो चुकी मीडिया में, और ये कि इंडियन आर्म फोर्सेस का पेंशन बिल एक सरकार की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसर्न है, उसको कम करना है, पेंशन बिल कम करना है। लेकिन उसके साथ जो ये इंडियन आर्मी को यंग रखने का है, मेरा ये राय है, यंग भी होने चाहिए, थोड़े से मिक्स्ड एज ब्रैकेट होना चाहिए, ताकि देयर इज जोश के साथ में होश भी होना चाहिए। ठीक है, जितने पुराने फौजी होते हैं थोड़े से, मैं तो अभी 65 ईयर्स का हूं, पर 35 तक मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी 25 और 35 में सेम परफॉर्मेंस थी मेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हो, आज के दिन में मेंटली बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन मेरी बॉडी उतनी काबिल नहीं है कि मैं कोई भी गेम खेलता हूं कि मैं जिस तरीके से झुकना चाहूं झुक सकूं। तो लेकिन मेरे कहने का एक मेरी पर्सनल व्यू है कि एज ब्रैकेट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, वी डू नीड मोर यंगर पीपल, बट वी कैन नॉट, हमें सिर्फ एक यंग ही लोग नहीं रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल एज को थोड़ा कम करना मैं मान लेता हूं, लेकिन मेन पॉइंट मेरे हिसाब से है कि 15 साल नौकरी करके या 17 साल नौकरी करके एक जवान रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन सारी उम्र देना और मेडिकल वगैरह बेनिफिट, शायद वो एक बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, सरकारें हमेशा फौज के बारे में सोच के रखती हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर देश को एक कोहेसिव यूनिट मानना है, जिसमें मेरी फौज, मेरी पुलिस, मेरी सीआरपीएफ, मेरी बीएसएफ एक है, तो मेरी राय से हमें सबको पहले फौज में ट्रेन करना चाहिए। जब वो फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट सीख चुका है, तो उसको हमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्टेट पुलिस, रेलवेज, रेवेन्यू, सब जगह पे डिपार्टमेंट में वो जा सकता है। वो मेरे हिसाब से एक सही तरीका होगा जिसमें हम यूथ को यूज कर सकते हैं। जब उसको एक्टिव फिजिकल की जरूरत थी तो फौज में था, जब उसके बाद नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है पैरामिलिट्री और उसमें है, और कुछ उसमें से मेडिकली इतने नहीं फिट है, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रेलवे डाल दिया। तो इस तरीके का मेरा ख्याल से बहुत सालों से सिस्टम था। पहले तो ऑफिसर्स को भी, ईसी ऑफिसर्स को इन्होंने फौज में डाला था एज कमीशन ऑफिसर विद एग्जेम्पशन ऑफ पेपर्स। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी में अगर फौज में लेके लोगों को फिर बाकी अंगों में डाला जाए तो वो भी एक अच्छा तरीका होगा। सर, जिस तरह से युवा इस पूरी स्कीम को लेकर काफी गुस्से में है, लेकिन जैसे अभी रविवार सरकार ने कुछ चेंजेस कर बताए, तो इस विरोध प्रदर्शन को देखते आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश में जो युवा है, क्या वो मिसइन्फॉर्म है या और कोई रीजन नजर आता है इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट का? ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, ठीक है। सो एक लीडरशिप होने के नाते मुझे हर एक कदम को थिंक थ्रू करना चाहिए, मुझे अंत तक सोचना चाहिए ये कदम लेकर के मेरा आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा। वो एक हायर लीडरशिप का रोल है। जब हमने ये प्लान बनाया था तो हमें सोचना चाहिए था और क्या कुछ मेरे को घर साफ करने की जरूरत है। जो मैं मीडिया में देखता हूं और जो हम इनफॉर्मल डिस्कशन में कर रहे हैं, मेरा ख्याल पिछले 2 साल से हम लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने के बाद बीच में छोड़ दिया है। कुछ का फिजिकल और मेडिकल हो गया है, रिटर्न रहता है, कुछ का फिजिकल मेडिकल रिटर्न रहता है, इट्स नॉट नोन टू एनीबॉडी। ये एक अपने, जब आप बोलते ना भारत सरकार मुझे भर्ती कर रही है, तो भारत सरकार जो बिल्ला होता है अशोक का, उसकी बहुत पावर होती है। अगर आप उनको 2-2 साल लटका रहे हो, वो एक बॉम्ब है, वो बॉम्ब फटा था मेरे हिसाब से। आई कुड बी रॉन्ग, आई एम नॉट से। हमें जो लड़के अब तक भर्ती के रास्ते में चल चुके थे, उनको या तो हमें सिलेक्ट करके डालना चाहिए था, या हमें उनको मेडिकली या किसी कारण रिटर्न में रिजेक्ट करके पीछे करना चाहिए।
एक प्रोसेस शुरू करने के बाद बीच में लटकाना नहीं चाहिए। और अभी उनको हम बोलते हैं आप अग्निवीर में आओ। नंबर 2, अगर ये हो गया था तो मैंने अगर ये करना होता, ये अग्नि पथ स्कीम लानी है, तो मैं कैसे करता? पहले तो मैं जो मेरे रास्ते में उनको पूरों को भर्ती करता या रिजेक्ट करता। फिर मैं क्लियर करता कि अगले 3 महीने कोई भर्ती नहीं होगी, उसके बाद अग्निपथ रूट से अग्निवीर हम लेंगे और वो स्कीम चलेगी। उसके ऊपर ये क्वालिफिकेशन होगी, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। जो हम बाद में सोच के ला रहे हैं एज बढ़ाना, वो हमें पहले सोच लेना चाहिए था। बल्कि कोरोना में अगर यूपीएससी एग्जाम हो सकता है तो फौज में भर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वीं के बच्चों के एग्जाम हो सकते हैं तो ये भी 11वीं 12वीं वाले, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। वी शुड हैव नॉट, हमें ये पेंडिंग भर्ती नहीं रखनी चाहिए थी। एक आप बढ़ास पैदा कर रहे हो और वो बॉम्ब ब्लास्ट के रूप में निकल रही है। क्योंकि मैंने पूरी फौज में ये सारी उम्र फॉलो किया था, मैं ऐसे हुक्म दूं अपने नीचे वालों को जो उनको बहुत प्यार से अच्छे लगे, और अगर वो उसको नहीं कर पाते तो उनको लगे कि यार हम कमजोर रह गए, हमें ऑर्डर तो हमारे कमांडर ने सही दिया था। तो यू मस्ट मेक श्योर कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को उन ऑर्डर की पालना करने की क्षमता या काबिलियत देते हो। लेकिन हमने जब लोगों को 2 साल लटका के रखा, फिर उनको भर्ती नहीं करा, फिर उनको ऊपर से हुक्म दे दिया आज के बाद अग्निवीर बनोगे, मेरे हिसाब से ये जो डिस्ट्रक्शन और आसन हुआ है उन्हीं की ही इम्प्लीकेशन थी, जो हमें सोच लेना चाहिए। दूसरा, सरकार एक बहुत रिस्पॉन्सिव सरकार है जो अपने देशवासियों की बात सुनती है। मेरा ये सोच है ये अग्निपथ योजना को मॉडिफाई किया जाएगा। अगर जो मेरी पर्सनल सोच है, 4 साल बहुत कम समय है, शायद 5-6 साल, लेकिन उसके साथ में 6 साल के अंदर अगर आप रखोगे उसको अनेबल कर दो। अगर 4 साल रहेगा तो मैं आपको 12वीं करवाऊंगा, 6 साल हो गए ग्रेजुएशन, ऐसे करके वो तरीका ढूंढ के उसको सही में काबिल बनाओ और उसको अश्योर्ड नौकरी दो। अभी जैसे कॉर्पोरेट ने भी बड़ा बोला हम करेंगे, क्या ये एक नारा है या इसको करें? आज के अखबार में बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि सरकारें हमारी जो पहले से रही हैं बहुत अच्छी सरकारें, किसी भी पार्टी को, उन्होंने फौज के लिए रिजर्वेशन रखी थी हर महकमे में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, स्टेट पुलिस में। आज मुझे दुख होता है कि उसमें से कोई 0.43% भरी गई है, कोई 1.5% भरी गई है वैकेंसी, और उसके बाद वो चलने दे रहे हैं। क्योंकि ये एक सैनिक का और देश का बिट्रेयल है। अपना लाल बहादुर शास्त्री बोला जय जवान जय किसान। तो जवान, अभी मैं किसान के बारे में इस वक्त बात नहीं करना चाहूंगा, वैसे मैं किसान भी हूं, लेकिन मेरा ख्याल से अगर मैं सरकार में हूं, पहली बात अगर उसको मैं नौकरी दूंगा तो उसको फिर मैं पेंशन नहीं दूंगा, ठीक है? तो वो हमें सरकार में हमें स्मार्ट, वी हैव टू थिंक स्मार्ट। पहले मैंने उसके ऊपर भैया उसको नौकरी फौज में भर्ती किया, 15-20 साल नौकरी करवा ली। अभी मेरे पास वो ट्रेंड आर्मी है, डिसिप्लिन भी है, कहते हैं 4 साल में करेंगे तो 15 साल में तो और भी डिसिप्लिन होगा, मैच्योरिटी भी है। कईयों ने युद्ध भी देखा है, आग पटाखों के नीचे भी जा चुके हैं, हाई एल्टीट्यूड भी देखा है, पूरा देश जानते हैं। उनको फिर नौकरी क्यों नहीं देते हो? आई थिंक ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हमने अभी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया है। और यहाँ तक आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री में एक्स सर्विस यूके यूएस में डिफेंस मिनिस्ट्री में आर्मी ऑफिसर्स साइड स्टेप किए जाते हैं। यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। कम से कम एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वाले में जगह में तो फौजियों को डालो, ताकि उनको दर्द होती है। हम लोग जब फौज में रहते हैं ना, हमारा धर्म कोई हिंदू सिख धर्म नहीं होता है, हमारा धर्म होता है हमारी रेजिमेंट, हमारी फौज, अंदर खून में भर दिया जाता है, भर जाता है। तो अगर हम ये जो अश्योरेंसेस सरकारों ने पिछले 75-80 साल में दी थी उनको पूरी कर लें, पेंशन बिल भी कम हो जाएगा अपने आप। कि अगर हमने जो 17 साल में रिटायर हो गया, बेटे इधर आ जा, तू सीआरपीएफ में नौकरी कर, पेंशन तेरी 0, ये सब तनख्वाह ले, ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है। इधर तू आ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इधर तू आ पुलिस में। तो ये एक बहुत
ट्रेंड मैन पावर जो पहले देश की वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम जो स्कीम 4 साल की ला रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। वो समय बताएगा कि कितनी कामयाबी होगी इसमें। लेकिन जो असलियत है, असलियत किताबी चीजों से दूर होती है। हम कहते हैं 6 महीने में ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग जो है ना, उसमें कुछ तो चीजें बताई जाती हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर ऑब्जॉर्व करनी होती है। तो मैं कहूंगा कि 9 महीने 10 महीने ट्रेनिंग के बाद, साल वाले को तो यूनिट में गिनते भी नहीं है कि ये ट्रेंड है, उसको तो बच्चा ही गिनते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना 4 साल में, आई हैव माई डाउट्स। आई स्ट्रांगली फील ये 4 का 5-6 होना चाहिए। लेकिन अग्निवीर एक नेशनल एसेट होनी चाहिए, जिसको के एज लिमिट है। जैसे हमने सिविल सर्विसेज में 35 या 37 का रखा है रिजर्व कैटेगरी, अग्निवीर एक तगमा होना चाहिए जिसपे उसको कई कंसेशन दिए जाएंगे, उसको इनेबल किया जाएगा। डोंट लीव हिम ऑन द रोड। ये देश की जिम्मेवारी है कि अगर तुम चाहते हो अग्निवीर, मैं राष्ट्रीय राइफल में था जब हम सिर्फ 2 ही सेक्टर होते थे, मैं और मेरे साथ में एक और मेरे साथी जो थे, कहते यार राष्ट्रीय राइफल का क्या फ्यूचर होगा। मैं उसको बोलता था, मैं कहा सर ऐसा है कि थोड़े समय बताएगा। अगर ये फौज ऐसी बनी, आज के दिन राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं कि द अल्टीमेट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, आरआर ने ये कर दिया, तो हम भी बड़ी खुशी से वो तगमा लगा के घूमते हैं। नहीं तो हम चुपके से किसी को बताते भी नहीं हमने आरआर में नौकरी की है, क्योंकि शुरू में बहुत तंगी होती थी, हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। आर्मी भी हमें डिसोन कर देती थी, पैरामिलिट्री में थे नहीं, लोगों को समझ नहीं। फिर जब जोशी आए, उन्होंने आरआर बहुत ज्यादा सेक्टर रेज किए और उन्होंने फिर आरआर को एक इज्जत दी, एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो थी उसको हाईलाइट किया और इसको एक टीथ दिए। तो उस तरीके से अग्निवीर को अगर सही में आपने जो नाम दिया है वो करना चाहते हो, तो आप उसको हाथों पे उठा के रखो। कैसे? डोंट लीव हिम ऑन द रोड एट द एज ऑफ 21। 20-21 साल बहुत खतरनाक उम्र होती है, 22 साल, उसमें मैं सड़क पे नहीं आना चाहता हूँ। मैंने तो 60 में आकर के भी सोचते हो। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज आप रेज कर रहे हैं इस स्कीम को लेकर। आपने जो एक बीच में बात कही थी वो भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, और वो था प्रशिक्षण वाली बात जो कही थी। आप इस तरह से कह रहे थे कि 1 साल में जो मे भी बच्चा ही समझते हैं फौज में, तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण का जो समय है वो सीमित रहने वाला है। तो क्या ये जो संचालनात्मक जो चुनौतियां होती है उसका जो सामना करने के लिए एक 21 साल या 25 साल का युवा, क्या उसको के लिए पर्याप्त है ये समय? ये और क्योंकि जो 21 साल के जो यूथ है वो इतने मैच्योर नहीं होते, तो ये भी लोगों का कहना है कि क्या उन पर भरोसा भी किया जा सकता? नहीं, देखो, जिसने एक बार वर्दी पहन ली और अगर वो यूनिट में इंटीग्रेटेड है, और जो मैंने बोला अगर उसको अपना भविष्य एक अच्छा दिखता है, इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन जो सोल्जर है, उस पर भरोसा तो 200% किया जा सकता है और करना पड़ेगा। ये सारी बात ही भरोसे की है, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग के हिसाब से, ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग जो मैं कहता हूँ 6 मंथ फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, लेकिन जब उसको मैं ट्रेंड सोल्जर गिनना चाहता हूँ तो बहुत ट्रेनिंग यूनिट में आने के बाद होती है। जो फॉर्मल समय है ट्रेनिंग का वो 6 महीने ही रहेगा। लेकिन जो अगर ओके ड्राइविंग सीखना है तो आप सीख लोगे 500 किलोमीटर चला के, लेकिन एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए आपको 5000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, समझ गया? तो ट्रेनिंग 6 महीने ही रहेगी। आर्मी कैन नॉट वेस्ट ईयर्स ऑन एंड ऑन ट्रेनिंग, दैट्स नॉट, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसको एक ट्रेंड बहुत यूजफुल सोल्जर करने के लिए उसको थोड़ी मैच्योरिटी आनी पड़ती है। यूनिट में भी ट्रेनिंग ही चलती रहती है। उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको, जब वो छोटा 6 महीने के बाद मेरी यूनिट में आया है, तो मैं उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं दूंगा। ये एक प्रोसेस होता है। पहले उसको मैं, जैसे मैं एएससी में था, ड्राइवर है, 6 महीने के बाद उसको कैसे मैं 3 टन दे दूंगा, जाकर 25-30 लोगों को मार देगा, तो मैं उसको को ड्राइवर रखूंगा। फिर उसको दूंगा कॉन्वॉय में, हल्के में चलाएगा। फिर उसको मैं खुद एज ए कर्नल, हर जवान जो मेरे पास नया आता उसको टेस्ट करता था, मैं रेटिंग देता था, फिट टू ड्राइव इन ए कॉन्वॉय, फिट टू ड्राइव इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली।
तो इस तरीके का, इसी तरीके से गनर है, इसी तरीके से रेडियो ऑपरेटर है। तो हर एक को एक मैच्योर होने में, हम लोगों को भी फौज में हम तो एनडीए में 3 साल 1 साल 4 साल करके आए, लेकिन फिर भी वी टुक टाइम टू हमारा को पूरा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट होने में तो कुछ टाइम लगेगा। सर, एक और जो क्रिटिसिज्म फेस कर रही है वो स्कीम वो ये है कि शायद ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, मिलिट्री के लिए ठीक होगी, बढ़िया होगी, लेकिन व्हाट अबाउट नेवी, व्हाट अबाउट एयरफोर्स? और क्रिटिक्स कह रहे हैं कि शायद ये नेवी और एयरफोर्स के लिए ठीक कारगर। आपका क्या विचार है? देखो, मैं नेवी और एयरफोर्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं कोई कमेंट कर सकता, लेकिन आर्मी में भी उतनी ही टेक्नोलॉजी और वेपन्स और स्टेबिलिटी की जरूरत है जितनी नेवी और एयरफोर्स में है, परसेंटेज वाइज। नेवी और एयरफोर्स में स्पेशली दो जो शिप और एयरक्राफ्ट के रिलेटेड हैं, जो कि एक छोटी सी परसेंटेज होती है। इसी तरीके से आर्मी के पास भी अभी इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम्स हैं कि जिसमें समय लोगों को लगता है, तो उसमें जैसे इन्होंने जवाब भी दिया कि 25% लोग तो वापस रहेंगे ना। मेरे आपके बिना पूछे मैं ये कहना चाहूंगा, शायद ये 25 को बढ़ा करके 30-40 करना चाहिए या 50 करना चाहिए। एक हल उस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। मेन मुद्दा जो है, अगर इसको अगर 40-50% भी करते हैं, मुझे एज ए सरकार पेंशन बिल कम करना है, तो उसके लिए यही है कि जिसके ऊपर मैंने 15 साल 17 साल लगाए हैं, मैं चाहूंगा भाई इधर आ, तू सरकार की नौकरी दोबारा कर, मैं सीआरपीएफ या यहाँ कराऊंगा। बल्कि आई वुड इवन गो टू द एक्सटेंट के अगर मैं सेकंड करियर उसको ऑफर करता हूं, मेरे हिसाब से वो कंपल्सरी भी हो सकता है कि भाई तूने अगर रहना है तो ये नौकरी करो, ताकि आफ्टर ऑल मैंने सरकार के तौर पे आप इन्वेस्ट किया है। ऐसे कोई बड़े इनोवेटिव कदम लिए जा सकते हैं जिसमें सिस्टम को इन्वॉल्व करके, ताकि जो हमारा मेन मुद्दा है उसको एक या चतुर तरीका बोलेंगे, स्मार्ट तरीके से उसको अचीव कर सकते। जनरल साहब, एक और ये योजना जो है, ये पूरे देश से भर्ती कैसे सुनिश्चित करेगी? अभी जो फिलहाल इन्होंने कॉन्टूर्स, ब्रॉड कॉन्टूर्स है, उसमें ये एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि पूरे देश से कैसे भर्ती होगी, और क्या इस योजना को महिलाओं के लिए भी खोले जाने की आपको संभावना दिखती है, और अगर हाँ तो कैसे और कब? देखिए, हम पहले जो रेजिमेंट्स हैं वो बेस्ड हैं ऑन कास्ट, रिलीजन, लाइक सिख रेजिमेंट, सिखलाई, मद्रास, इस तरीके से हैं, जिसने आज तक एक बहुत अच्छा नतीजा दिया है, क्योंकि उसमें कोहेसिवनेस आती है, उसमें सिमिलैरिटी है। भारत एक तकरीबन मेरे ख्याल पूरे यूरोप से ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में, एक साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के आदमी में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। वी आर लाइक दिस, ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस तरीके को ये ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था कि कास्ट बेस्ड रेजिमेंट, लेकिन ये जो किसी ना किसी दिन हमें ऑल इंडिया कास्ट बेसिस पे मूव करना चाहिए, तो उसका तरीका ग्रेजुअल है। जैसे कि अभी भी काफी रेजिमेंट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कास्ट बेस्ड रेजिमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी है। मेरी एक्सपीरियंस ये है, जहां ऑल इंडिया कास्ट बेस्ड रेजिमेंट होती है वहां लीडरशिप पे ज्यादा डिमांड होती है। हम लोग, जैसे मैं फौज में एएससी में था, हमारे तो कोई ऐसा कास्ट बेस्ड नहीं होता है। तो ऑल इंडिया बेसिस पे हमें आहिस्ता आहिस्ता मूव करना चाहिए, लेकिन हमें जो रेजिमेंटल इथॉस बने हैं फौज पे, जिसने हमें अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसमें वो भावना लेकर के एक स्पिरिट आती है, उसको हमें एनकैश करना चाहिए, हमें उसको एकदम दखलंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आप जिस तरीके से आप मूव कर रहे हो, जैसे न्यू रेजिमेंट, न्यू रेजिंग्स वगैरह होती हैं, उनको आप सिख रेजिमेंट या सिखलाई या उसके अंदर भी ऑल इंडिया कास्ट बेस की कुछ बटालियन बना सकते हो, क्योंकि लोगों को एक स्पिरिट चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जितनी देर मैं कमांड करता था, मैं हमेशा हवन करवा के रखता है, क्योंकि मेरे जवान जो हैं वो कहते साहब लोहे की पूजा करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा गाड़ी का, ये है वो। तो एक
एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है, एक स्पिरिचुअल, यू आर यूजिंग मोटिवेटिंग योर मैन यूजिंग स्पिरिचुअल पावर, राइट। तो हमें एकदम ऑल इंडिया कास्ट बेसिस पे झटके में नहीं जाना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो रिक्रूटमेंट होती है एलिजिबल मेल पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे होती है, उसका भी एक मुद्दा था, क्योंकि फौज में हम ये नहीं चाहते एक साइड का भार बढ़ जाए या कुछ इस तरीके का हो। तो आई एम श्योर देयर आर स्मार्टर वेज ऑफ डूइंग इट, थोड़ा और सोच के करें और उसमें क्लैरिटी हो तो अच्छा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज रेज हो रहे हैं इस स्कीम को लेकर, लेकिन वही सवाल जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था और आपने अपनी लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात रेज की। तो मेरा सवाल ये है कि जब अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती होंगे तो उनको पता है कि 4 साल बाद हमें जाना है और उसकी नौकरी ढूंढनी है, तो क्या ये सेना के जो यूथ है जो भर्ती हुए हैं उनके मोराल पर नेगेटिव इफेक्ट डाले? देखो, नेगेटिव वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में आता नहीं है, ठीक है। ये देश की लीडरशिप, फौज की लीडरशिप, जूनियर लीडरशिप, इसका काम ही मोराल अप रखना है, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार के पास पूरी पावर है और भारत सरकार, फौज के जो ऊपर वाले अधिकारी, उनके पास भी कुछ सोच और पावर है, उनका फर्ज बनता है। देखो, भारत को एज ए नेशनल लीडरशिप हमें किसी से पूछना नहीं है हमने क्या करेंगे, मोराल मेंटेन करना तो हमारा धंधा है, उसीलिए हम ऑफिसर हैं, उसीलिए हम देश के लीडर हैं। तो अगर हमें ये समझ आ रही है, जो कि अभी मीडिया में आ रही है और लोगों से फीडबैक, यही एक लीडरशिप की रिश्तेदारी होती है एक अच्छे लीडर का। देखो, हमारे देश में मैंने ये देखा है कि अभी भी सरकार ने बोला है कि इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और मुझे 200% भरोसा है ये स्कीम को उस तरीके से किया जाएगा जो कि आप लोग या जैसे मीडिया या सैनिक या ये जो बच्चे पॉइंट रहे, लो मोराल इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। युद्ध में हारना इज नॉट एन ऑप्शन, रनर अप का कोई प्राइज ही नहीं होता है, विनर का ही प्राइज होता है। तो मोराल को किस तरीके से ठीक रखना है वो हमारा ड्यूटी है, as junior leaders, as middle leaders, as top army leadership, top defense ministry, top national leadership. I am sure we can find ways, जो हमने पहले डिस्कस किया है उसको ढूंढने के बहुत तरीके हैं। ये 25 को 40-50 कर दिया जाए, 100% प्लेसमेंट दी जाए, और इंडस्ट्री के लिए आज हम किसी से मैं बात कर रहा था, अगर मैं बोलूं कि ओके जैसे प्लेसमेंट होती कॉलेजेस में, इंडस्ट्री वाले जो लीडर्स हैं उनको बोलो हमारे अग्निवीर इस जगह पे आके फाइनल ट्रेनिंग ले आएंगे, उनको वो पिकअप कर लें, और 4 साल के बाद या 6 साल जो भी हम फासला करें, उसके बाद उनकी 1 साल की वो कंपनी, जैसे सपोज महिंद्रा लेती है उसको, वो अपने लड़के टेस्ट करके पिकअप कर ले, उनको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपया फौज दे दे, ठीक है। तो फिर इस तरीके के इनोवेटिव पद्धति, उसको सिक्योरिटी गार्ड की तरह अब्जॉर्ब नहीं होना है, उसको इंडस्ट्री में मेन लाइन में अब्जॉर्ब होना है। आजकल की टेक्नोलॉजी यूज करनी इतनी इस्तेमाल है, एक नॉन टेक्निकल आदमी भी टेक्निकल जॉब में अब्जॉर्ब हो सकता है विद 1 ईयर ट्रेनिंग। तो उसके कई तरीके ढूंढने पड़ेंगे मोराल अप करने के लिए। मैं पहले ही सोचूं भाई व्हाट आर योर ऑप्शन, वो क्या करना चाहते हो आप, मैं तो जरा कुछ नहीं करना चाहता, फिर उसको बात की काउंसलिंग की जाए, फिर उसको एक डायरेक्शन में डालो, आखिरी 1 साल में उसको शाम के टाइम में या किस तरीके से करके कोई कोर्स करवाए जाए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 1 साल के लिए ट्रेनिंग आर्मी सपोर्ट करे और कॉर्पोरेट उसको ट्रेन करे और उसको अश्योर्ड करे, कॉर्पोरेट लिख के दे कि मैं इसको इतने साल के लिए नौकरी पक्का रखूंगा। म्यूचुअली एग्रीबल में a lot can be done, but low morale is not an option, और ऐसे शब्द हमें कभी बोलने नहीं चाहिए कि जवान क्या मोराल है। तो सर, तो देश की सेना को और ज्यादा जवान बनाने के लिए सेना में नई भर्ती का जो सरकार ने प्रयोग किया है उसके खिलाफ हम देख रहे हैं कुछ आंदोलन हुए हैं। तो जाहिर है कि दुनिया में कहीं भी वर्षों पुरानी किसी भी व्यवस्था में कुछ नया करने की कोशिश होती है तो उसका विरोध हमेशा से होता है। ये योजना सशस्त्र बलों, राष्ट्र, व्यक्ति विशेष और व्यापक पैमाने पर समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन जैसे कि आज हमारे डिस्कशन में भी सामने आया कि जरूरी है कि जो क्रिटिसिज्म
और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सवाल खड़े कर रहे हैं, किए जा रहे हैं क्रिटिक्स द्वारा, यूथ द्वारा, उनको जरूर सरकार नजरअंदाज ना करे और उन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाए, उनका सोल्यूशन निकाला जाए। और ये भी जरूरी है कि सरकार की तरफ से कोई भी ईमानदार कोशिश का जो संदेश है वो भी उन युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो उनका जो जितने भी दिमाग में आशंकाएं हैं, जितनी भी गलत फहमियां हैं, वो जरूर दूर हो। और हमें भी यकीन है कि आज की इस बातचीत से आप लोगों की भी जो आशंका या गलत फहमी है वो सभी दूर हो गई होंगी। तो लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह संधू जी, आपका आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ और पता चल गया होगा और इस स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से अभी अब जानकारी हो गई होगी। तो जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।